जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका एडुटोरिया के द्वारा जो 12वीं बीपीएससी टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखें टेस्ट नंबर FLT आज आपका 13 होने वाला है। ध्यान रखिएगा भैया, वीडियो को थोड़ा सा 1.15x पे देखिएगा। अभी हम बोल रहे वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा। एग्जाम में आपका मात्र 10 दिन बचा हुआ भैया, ज़्यादा दिन आपका नहीं बचा हुआ, तो इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू में आपका होगा। आज आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा विथ व्याख्या के साथ में। ध्यान रखिए, चलिए इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है, चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए आपका क्या है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला हो जाएगा FG सलाई। FG सलाई आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा चंपारण में एग्रेसियन समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए WB हैलॉक है, क्या है WB हैलॉक, ये आपको मिलान कीजिएगा तो कहाँ हो जाएगा, तो आपका जिला मजिस्ट्रेट चंपारण हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। बतख में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका गांधी जी के भोजन में मिले जहर का सूचना, ध्यान में रखिएगा। राजकुमार शुक्ल आपका गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए निम्नलिखित व्यक्ति एवं उनके कार्यस्थल युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित व्यक्ति एवं उनके कार्यस्थल युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आपका देखिए ए में आपका यदुनंद शर्मा गया, ये आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए यमुनाकारी दरभंगा एवं सारण बिल्कुल सही सुमेलित है। कार्यानंद शर्मा चंपारण, ये आपको बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। ध्यान में रखिएगा, क्या कार्यानंद शर्मा चंपारण आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। इसमें बोल रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। राहुल कृत्यायान क्या है, अनवारी या अमसारी, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखिए कार्यानंद शर्मा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए कार्यानंद शर्मा केवल कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से मुंगेर बिहार के लखीसराय जिले का चयन एवं बढ़िया टाल का था। ध्यान में रखिए, उन्होंने बढ़िया टाल किसान आंदोलन और मुंगेर में किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए बकास्त भूमि, क्या बकास्त भूमि का क्या तात्पर्य था, जिसके लेकर 1930 के दशक में बिहार के किसान आंदोलन शुरू हुआ था। बताइए क्या बकास्त भूमि से क्या तात्पर्य था, जिसे लेकर 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वह भूमि जिसे जमींदार अपने पास रखते थे और अस्थायी किसानों को पट्टे यानी किराए पर देते थे। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद बिहार कांग्रेस का नेतृत्व किसने संभाला था। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद बिहार कांग्रेस का नेतृत्व किसने संभाला। ध्यान रखिए किसने संभाला था, तो ये आपका दीप नारायण सिंह संभाले थे। कहाँ है दीप नारायण सिंह, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। देखिए 5 जुलाई 1930 को छपरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए दीप नारायण सिंह को बिहार कांग्रेस का नया नेता चुना गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 5वां प्रश्न बताइए बिहार विद्यापीठ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा भैया, क्योंकि PDF भी वैसा आया है, तो थोड़ा सा बात को समझिएगा। तो बिहार विद्यापीठ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में आपका है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने किया था, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये मजहरुल हक इसके कुलधिपति थे, बिल्कुल आपका सही है। देखिए वज्र किशोर प्रसाद इनके कुलपति थे, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों जो है इसमें बिल्कुल सही सुमेलित हैं। देखिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 के सहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार के उद्देश्य में की गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो 1932 का तारापुर नरसंहार बिहार किस जिले से संबंधित हैं। तो 1932 का तारापुर नरसंहार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं, तो बिहार का आपका मुंगेर जिला से संबंधित है। ये सब कितना इजी क्वेश्चन अभी ध्यान में रखिएगा। देखिए 15 फरवरी 1932 को बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर वर्तमान में अनुमंडल में
ब्रिटिश पुलिस द्वारा किए गए बर्बर गोलीकांड में 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। बताइए निम्नलिखित घटनाओं को सही नेतृत्वकर्ता से सम्मिलित कीजिए। ये सारा आपका घटना हो गया, ये सारा उसका नेतृत्वकर्ता हो गया। ध्यान रखिए, देखिए घटना हो गया, नेतृत्वकर्ता हो गए। ध्यान रखिए, देखिए एक में है नखास पिंड आंदोलन। क्या है? नखास पिंड आंदोलन। ये आपका किस में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये क्या लिखा हुआ है यार, कांत सिंह। देखिए अंबिका कांत सिंह है, ये आपका हो जाएगा नखास पिंड आंदोलन, आपका अंबिका कांत सिंह हो जाएगा। बताइए आज़ाद दस्ता आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ध्यान में रखिएगा। बेगूसराय जुलूस 1931, ये आपका हो जाएगा 3 में हो जाएगा गिरिवरधारी चौधरी। ध्यान में रखिएगा और माफ़ कीजिएगा अगर देखिए ये अगर सही नहीं दिख रहा भैया तो हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि टैब में बनाता है, टैब में थोड़ा सा ज़्यादा जूम करना पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा? अब बताइए दांडी मार्च आपका हो जाएगा रघुनाथ ब्रह्मचारी। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 4 का सी हो गया, 4 का सी। 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। देखिए हम थोड़ा सा गलत कर दिए थे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं अभी आपसे। देखिए बेगूसराय जुलूस 1931, ये आपका ध्यान में रखिएगा। देखिए 3 का हो जाएगा आपका रघुनाथ ब्रह्मचारी। देखिए दांडी मार्च आपका हो जाएगा गिरिवरधारी चौधरी। ध्यान में रखिएगा, गिरधारी चौधरी हो या गिरधारी। देखिए इस बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बेगूसराय के बारे में। देखिए 1920 में पूरे देश में जो मान के रघुनाथ ब्रह्मचारी। हजारीबाग दस्ता का गठन नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। सोल्यूशन हमको उतना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आगे बढ़ता टाइम उतना है नहीं, जो कि अब उतना आधा घंटा खोज के उसको लगाएंगे। देखिए फिजी द्वीप मेरे 21 वर्ष नायक पुस्तक के लेखक कौन थे? द फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पंडित तोताराम थे। कौन थे? पंडित तोताराम थे। देखिए फिजी द्वीप मेरे 21 वर्ष नामक पुस्तक के लेखक पंडित तोताराम हैं। उन्होंने यह पुस्तक फिजी के गिरमिटिया मजदूरों के रूप में किए गए दयनीय दशा और वर्णन करने में उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लिखी थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो निम्नलिखित कथन किस व्यक्ति का से संबंधित हैं? मतलब निम्नलिखित कथन किस व्यक्ति से संबंधित हैं? ध्यान रखिएगा। देखिए वे भागलपुर बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। ध्यान रखिएगा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस की सहायता से की। ये चित्तरंजन दास के निजी सचिव थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही किसका आपका चर्चा किस व्यक्ति का आपका ये से संबंधित है? तो ये आपका आनंद मोहन सराय से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आनंद मोहन सराय भागलपुर बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे चित्तरंजन दास के निजी सचिव थे। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष भारत से बाहर ब्रिटिश विरोधी कार्य में बिताया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज सरकार का गठन में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की और वे सरकार में सचिव एवं पब्लिक रिलेशन मंत्री थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। कोई क्वेश्चन होता है ये पूरा क्लियर दिखता है, कोई क्वेश्चन होता है पूरा धुंधला धुंधला दिखता है। देखिए रामेश्वर श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? रामेश्वर श्रेणी के संबंध में। इसमें से बोल रहा सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। तो रखिए देखिए एक में आपका रामेश्वर श्रेणी भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका निर्माण तृतीय काल में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी अवस्थिति बिहार के उत्तरी पश्चिम है तथा यह बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीनों कथन आपका सही है। किसके बारे में? रामेश्वर श्रेणी के संदर्भ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। बिहार के दोआब क्षेत्रों और उनके भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? बिहार के दोआब क्षेत्रों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन इसमें आपका सही है। कथन 1 में घाघरा गंडक दोआब उत्तरी पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए गंडक कोसी दोआब मिथिला
उत्तरी मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। ध्यान रखिए ये भी सही है। देखिए कोसी महानंदा दोआब सीमांचल क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिनसे पूर्णिया कटिहार जैसे जिले शामिल हैं, जो कि ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। याद कर लीजिएगा। देखिए बिहार के दोआब क्षेत्रों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में तीनों कथन आपका सही है। आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझ में उतना नहीं आ रहा है, फिर भी पढ़ने का कोशिश करते होते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए एक में बिहार का लगभग 96% भाग मैदानी क्षेत्र है, क्या ये सही है? तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण जलोढ़ निक्षेपण से हुआ है, ये भी सही है। उत्तरी गंगा के मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। उत्तरी गंगा का मैदान का ढाल आपका दक्षिण से उत्तर की ओर आपका नहीं है। ध्यान में रखिए। गंडक कोसी महानंदा उत्तरी मैदान का निर्माण में योगदान दिया है, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्या है? सही नहीं है। देखिए अगर सी का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। देखिए उत्तरी गंगा का मैदान ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, क्या है? उत्तर या दक्षिण से उत्तर बोल रहा नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस भौगोलिक शब्द का संबंध गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र से बनने वाली विशेष आकृतियाँ से हैं? आकृतियाँ से नहीं है। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक शब्द का संबंध गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति से नहीं है? क्या विशेष आकृति से आपको कौन सा नहीं है? तो आपको दून जो है सबका ध्यान रखिएगा, विशेष आकृति से नहीं है। देखिए इसके बारे में, दून के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्र बाढ़ के मैदान के दौरान बनने वाली आकृतियों को भूभाग को अलग करने के नामों से जाना जाता है। दियार नदी के बीच यह उसके किनारे बाढ़ के मैदान में बनने वाली विशेष भूमि होती है, जो अक्सर जमाव से बनती है। टाल या गंगा मैदानी इलाकों में स्थित बड़े स्तरी जैसे क्या वेक वाटर होते हैं, जहां मानसून के दौरान पानी जमा हो जाता है और रबी के मौसम में खेती होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। देखिए निम्न युग्मों में से गलत युग्म की पहचान करें। निम्न युग्मों में से गलत युग्म की पहचान करें। कौन सा इसमें गलत युग्म है आप लोग को बताना। देखिए एक धारवाड़ चट्टान बिहार के सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, ये तो आपका बिल्कुल काट देगा, ये पढ़ाने छोड़ देंगे। बिंद चट्टानें सीमेंट उद्योग हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र, ये भी बिल्कुल आपका सही है। टर्सरी चट्टानें रामेश्वर पहाड़ी स्थित थे, बिल्कुल आपका सही है। रामेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र। देखिए क्वाटरनरी कृषि के लिए अनुपयुक्त, ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ध्यान में रखिएगा। इसमें बोल रहा था युग कौन सा गलत युग्म का आपका पहचान करना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सबका बिल्कुल गलत है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे, डी का क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसीलिए टर्टनरी चट्टानें किसी के लिए अनुपयुक्त कथन गलत है, क्योंकि वास्तव में क्वाटरनरी चट्टान यानी जोड़ों मिट्टी बिहार की कृषि के आधार हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। मतलब कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश जलवायु किस प्रकार के अंतर्गत आती है? किस प्रकार के अंतर्गत आती है? तो CWG के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग शुक्ल सर्दियों और गर्मियों ग्रीष्मकाल वाली मानसूनी वर्षा के अंतर्गत आता है, जिसे CWG से दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत इजी है चुनना। देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। सो देखिए एक में आपका बिहार में लू मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य बिहार में चलती है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए कोई बोलता भैया सिर्फ गलत ही बताइए, सही नहीं बताइए, तो इसको भैया आप लोग को बताना जरूरी है कि आपका सही है, छांटना पड़ता है ऑप्शन 22 से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें बोल रहा कौन सा सही नहीं है। देखिए काल बैसाखी मानसून आने से पूर्व होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान है, बिल्कुल सही है। देखिए जोन 3 का ए बिहार दक्षिण पूर्वी भाग को दर्शाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जोन 2 बांगर मिट्टी की प्रधानता में पाई जाती है, ये जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका 16 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रश्न नंबर 17 की ओर।
देखिए कैसे फोटो खींच के भेजा है। मतलब निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, मतलब निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। बताइए, देखिए एक में है पर्वत, कौन सा सही सुमेलित है, देखिए पर्वत पद पदीय मिट्टी, भैया पर्वत पदीय मिट्टी रोमसवा श्रेणी के आसपास क्या आपका सही सुमेलित है, तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए तराई मिट्टी 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी उत्तरी पट्टी हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। देखिए बांगन मिट्टी बाल सुंदरी मिट्टी, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। खादर मिट्टी प्रतिवर्ष आने वाले अवसाद, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चारों युग्म आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। भैया वीडियो को 1.15x पे अभी कर लीजिए, इतना स्पीड पे नहीं देखिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं, इसके कारण थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से वीडियो कवर भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न बताइएगा, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकरण और ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए कथन एक, बिहार की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या का हिस्सा 11.3% है, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला पटना है, जबकि सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला आपका समस्तीपुर है। इसको भी कोई काट ही नहीं सकता, दोनों कथन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीकरण और ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, जिसके कारण आपको दोनों कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन से पूरी तरह भूकंपीय क्षेत्र भी में स्थित हैं। बताइए बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन से पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र भी में स्थित हैं। भी में को कौन से, तो मधुबनी और सुपौल आपका जो है सो भूकंपीय क्षेत्र भी में स्थित है, मधुबनी और कौन बोले थे, सुपौल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म आपका सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए ए में प्राकृतिक गैस पूर्णिया किशनगंज कटिहार क्या आपका सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण बिल्कुल सुमेलित है। गिलेना बांका बिल्कुल सही सुमेलित है। एजबेस्टस रोहतास ये आपका सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए एब्सेस्ट आपका रोहतास नहीं होगा, ये आपका मुंगेर हो जाएगा, कहाँ होगा, मुंगेर होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका सुमेलित है। इसमें बोल रहा था कि कौन सा आपका युग्म कौन सा युग्म सुमेलित है, तो 3 युग्म आपका सुमेलित है, 4 आपका सुमेलित नहीं था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बताइएगा, मैंगनीज अगर कोई पूछ देगा मैंगनीज आपको कौन सा जिला में पाया जाता है, तो आपको बोलिएगा गया और मुंगेर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, तो आपका रजत रंगिनी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन भी ये तो 9वें 10वें पढ़े होंगे। तो सर्वप्रथम मानव में आग की जानकारी किस काल से प्राप्त हुई, बताइए। ऐसा क्वेश्चन अगर हम बता देंगे आंसर, तो आप लोग के साथ में नाइंसाफ़ी हो जाएगा, बोलिएगा भैया इतना इजी क्वेश्चन। अब जैसे पढ़ने जाइएगा, जैसे ही आप इस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूरा पाषाण काल। सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से अपरिचित हैं, मतलब किस धातु से अपरिचित है, आपको लोहा से अपरिचित है, आप लोग को पता है भैया। चलिए 24 नंबर प्रश्न बताइए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। देखिएगा, तो कथन एक में है, 2 परंपराएं वेदों और अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए दोनों परंपराएं, देखिए श्री कृष्णता ईश्वर को मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य नहीं मानती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 परंपरा स्थायी और स्वास्थ्य आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करती है, बिल्कुल आपका गलत है, ये दोनों आपका स्वीकार करती है, ध्यान रखिएगा। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ में दोनों कथन सही है, 1 और 2 आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म के ग्रंथ हैं? बताइए भैया। तो ये लोग क्वेश्चन हम लोग को जानना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा था, क्या ही हो जाएगा बताइएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए उतना समझ में नहीं आ रहा भैया, ध्यान रखिएगा। उत्तर मेरूर, देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ देना भैया, ध्यान रखिएगा। देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। सही उत्तर को क्या करना, चुनना था। देखिए एक में आपका ये चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी देते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए इनमें से समितियों के लिए सदस्य की योग्यता और अयोग्यता का उल्लेख मिलता है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। इनमें इसमें कुंडबोली पद्धति का विवरण मिलता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। यह अभिलेख राजराज प्रथम के शासनकाल के थे, बिल्कुल आपका सही नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? उत्तर मेरूर अभिलेख के संदर्भ में, याद रखिएगा। छोटा वाला फोन में देखिएगा भैया तो थोड़ा सा हो सकता है ये क्लियर आप लोग को दिखे। टैब में थोड़ा सा ज़्यादा जूम करना पड़ता है तो उसमें नहीं दिखता है। बताइए इमारत हैं और निर्माता या संबंधित शासक हैं। बताइए श्रीकला का आपका निर्माता कौन है? बताइएगा। श्रीकला का आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ये बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। देखिए अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपका निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। तुगलकाबाद आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा आपका संबंधित या शासक के निर्माता है, बिल्कुल आपका सही है। देखिए जहाँ पनाह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आपका निर्माता या संबंधित शासक हैं, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों युग्मों का बिल्कुल सही सुमिलित है, इसको आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। चलिए बोला निम्नलिखित वंशों को दिल्ली का शासन का क्रम क्या है? तो ये वंशों में दिल्ली का शासन का क्रम क्या है? ध्यान रखिए, पहला तो आपका गुलाम वंश हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, दूसरा आपका हो जाएगा खिलजी वंश। पहले गुलाम वंश आएगा, तब फिर खिलजी वंश आएगा, उसके बाद आपका सैयद वंश आएगा, सैयद वंश, उसके बाद आपका लोधी वंश आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। बताइए गुलाम वंश आपका कब से कब तक शासन किए थे? तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजवंश था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए चलिए बताइए लोधी वंश का आप कब से कब किए थे? तो 1451 से लेकर लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक बहलोल लोधी द्वारा स्थापित यह दिल्ली सल्तनत का 5वां तथा भारत का पहला अफगान राजवंश था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 29 के उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? देखिए कौन सा युग्म आपका सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक में दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही है। इसमें बोला कौन सा सुमिलित नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही सुमिलित है। दीवान ए मुख्ताज राज अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही सुमिलित है। दीवान ए रियासत बलबन, ये बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है। दीवान ए क्या है? रियासत। दीवान ए रियासत का आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए बलबन, यह युग्म गलत है। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए किए थे, न कि बलबन ने, ध्यान में रखिए। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ लगा दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ये भी आप यहाँ लगा दीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, चलिए बताइए प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका असत्य है यानी गलत है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में तालीकोटा का युद्ध 1665 ईस्वी में मराची और तंगड़ी मानक दो गांवों के मध्य स्थित था। थोड़ा सा माफ कीजिए, यहाँ थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा हमको, इसलिए ये कथन जो है सबको बिल्कुल सही है। 2 में कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज को 8 महान सेनापति कहा जाता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन आपका बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तालीकोटा का युद्ध 1665 में क्या राक्षसी एवं तांगड़ी नामक 2 गांवों में स्थित। चलिए इसका सोल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं भैया, तो हो सकता है सही क्लियर हो जाए। बताइए तालीकोटा का युद्ध जिसे राक्षसी एवं तंगड़ी नामक गांवों के कारण राक्षसी तंगड़ी का युद्ध का भी कहते हैं,
1565 ईस्वी में लड़ा गया था, न कि 1765 में। ध्यान रखिएगा। अरे भैया बिल्कुल गलत है भैया, दोनों ये भी गलत है आपका। ध्यान रखिए, ये भी गलत है, कौन सा सत्य है, और ये भी गलत है आपका। ध्यान रखिएगा। सोल्यूशन देखिए हम पढ़ाएं तो हमको पता चल गया कि दोनों कथन आपका गलत है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। मतलब आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। मतलब आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ आपका है, तो 4 मठ आपका जो है सो बद्रीनाथ हो जाएगा, द्वारका हो जाएगा, पुरी हो जाएगा, सिंगरेरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए बद्रीनाथ हो जाएगा, द्वारका हो जाएगा, पुरी हो जाएगा और सिंगरेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आदि शंकराचार्य ने देश को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोने के लिए 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए थे। उत्तर में बद्रीनाथ, ध्यान रखिए, ज्योतिर्थ मठ उत्तराखंड, ध्यान रखिए, पश्चिम में द्वारका जो शारदा मठ गुजरात में है, पूर्व में पुरी यानी कि गोवर्धन मठ उड़ीसा, और दक्षिण में सिंगरेली शारदा पीठ कर्नाटक में जो आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसके बारे में, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो आपका उतवी थे। कौन थे, तो आपका उतवी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन पश्चिम में शैली शैक्षणिक संस्थानों और पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा दोनों की स्थापना से जुड़ा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन पश्चिमी शैली के शैक्षणिक संस्थानों और पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा दोनों की स्थापना से जुड़ा था। कौन आपका जुड़ा था, तो आर्य समाज आपका जुड़े हुए थे। ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य वैदिक आदर्शों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़कर हिंदू समाज में सुधार करना था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अखिल भारतीय दृष्टिकोण वाला पहला संगठित राजनीतिक संगठन था। पहला राजनीतिक संगठन आपको कौन था, इंडियन एसोसिएशन था। कौन था आपको, इंडियन एसोसिएशन था। ध्यान में रखिएगा। देखिए भारतीय एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, जिनके उद्देश्य भारतीयों को एक साझा राजनीतिक मंच पर एकजुट करना था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 को। बताइए फेडरेशन हॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, फेडरेशन हॉल के बारे में। ध्यान रखिएगा। देखिए कथन कौन इसमें बड़ा उपयुक्त ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है ना भैया। कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में इसे बंगाल के विभाजन के बावजूद इसकी एकता के प्रतीक के रूप में क्या परिकल्पित किया गया था। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। फेडरेशन हॉल के बारे में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। देखिए इसकी आधारशिला 16 अक्टूबर 1905 को आनंद मोहन बोस के द्वारा रखी गई थी। ये कथन को काट ही नहीं सकता भैया, दोनों कथन सही है। देखिए इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही। किसके बारे में, फेडरेशन हॉल के संदर्भ में कथन 1 और 2 आपका सही है, 3 आपका गलत है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। बताइए गणमक की संधि 1879 में ब्रिटिश सरकार और निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। बताइएगा गणमक की संधि 1879 ब्रिटिश सरकार और निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। ध्यान रखिए किसके बीच हुई थी। ध्यान रखिएगा ये जो है तो आपका याकूब खान के बीच में आपका हुआ था। ध्यान में रखिएगा। देखिए गणमक की संधि 26 मई 1879 को ब्रिटिश भारतीय सरकार और अमीर याकूब खान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, जो द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध के दौरान काबुल पर ब्रिटिश कब्जे के बाद संपन्न हुई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। बताइए इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़िया से आपको कोई यूट्यूब पर पढ़ाने वाला नहीं है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो आपको प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर भैया कि हाथ जोड़ते हैं भैया कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो थोड़ा सा भाई को क्या होता है कि सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखिए पंजाब हिंदू सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब हिंदू सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। किसके बारे में, पंजाब हिंदू सभा के संबंध में। तो ये कथन 1 में इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, बिल्कुल सही है।
इसके नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस बात के लिए आलोचना की कि वह भारतीय को एकल राष्ट्र में एकजुट करने का प्रयास कर रही थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, देखिए इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साम्राज्यवादी विरोधी नीतियों का समर्थन किया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब हिंदू सभा के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। बताइए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मिलाएं। सही ढंग से आपको मिलाने बोल रहा है, लेखक है और भाषा है, कौन सा आपका सही ढंग से मिलान खाता है, ये आप लोग बताइए। देखिए, एक में सुब्रमण्यम भारती मलयालम, बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं खाता है, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी नाथ बेजबरुआ असमिया, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। अल्ताफ हुसैन अली उर्दू, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिए। 2 और 3 आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। 1 आपको बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला 39 नंबर प्रश्न पे आता है। देखिए 39 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ब्रिटिशों ने 1935 वर्मा के ब्रिटिश भारत से अलग मुख्यतः क्यों किया था। तो ब्रिटिश ने 1935 में वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग मुख्यतः क्यों किया था। तो वो वर्मी राष्ट्रवादी आंदोलन और उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध को कमजोर करने के लिए, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। बताइए 1937 फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा, जिसे तब अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में जाना जाता था, के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए 1937 में फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा, जिसे तब अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में जाना जाता था, कि दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। दूसरे सत्र की अध्यक्षता आपका आचार्य नरेंद्र देव किए थे। कहाँ है ये, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में ध्यान में रखिए। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यतः इसका कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण जो था आपको जमींदारों और ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक शोषण को रोकना था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। बताइए बेथुन स्कूल संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, बेथुन स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए कथन 1 में इसकी स्थापना 1849 में कोलकाता में की गई थी। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके सचिव थे, बिल्कुल सही है। यह भारत के महिला शिक्षा आंदोलन का पहला प्रमुख संस्थागत परिणाम था, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। बेथुन स्कूल के संदर्भ में तीनों कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 42 की ओर। परमहंस मंडली जिसकी स्थापना 1849 महाराष्ट्र में हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। मतलब परमहंस मंडली जिसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी, का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या था, तो जाति समानता, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। देखिए क्या इसके बारे में थोड़ा सा हम सोल्यूशन दे दें। ये परमहंस मंडली 1849 महाराष्ट्र के प्रारंभिक सुधारवादी संस्थाओं में से एक थी। इसे एकेश्वरवाद में विकास करती थी, जाति भेदभाव का विरोध करती थी, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करती थी और महिलाओं शिक्षा का समर्थन करती थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। देखिए 1832 में शुरू किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र दर्पण की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, 1832 में शुरू किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र दर्पण की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। बताइए, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर किए थे। कहाँ है ये आपका, बाल शास्त्री जाम्बेकर, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर होगा। देखिए बाल शास्त्री जाम्बेकर, जिन्होंने अक्सर मराठी पत्रिका का जनक माना जाता है, इन्होंने 1832 में दर्पण शुरू किया था, जो पश्चिमी भारत के सबसे प्रारंभिक समाचार पत्रों में से एक था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्रश्न नंबर 44 की। बताइए लोकहितवादी जो 19वीं सदी में महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और तर्कवाद के प्रमुख समर्थक थे, यह किसका उपनाम था। बताइए ये किसका उपनाम था, तो गोपाल हरि देशमुख का था, ध्यान में रखिएगा। देखिए गोपाल हरि देशमुख अपने उपनाम
लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे। अपने रचनाओं के माध्यम से उन्होंने तर्क, मानवतावाद और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को पुनर्निर्माण का वकालत की। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 45 के बाद, किस वर्ष लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था? तो आपका 1929 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए, एक ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा। अगला 46 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, विलियम विल्सन हंटर के द्वारा संकलित इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो विलियम, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। इसे हार्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन देखिए इसमें कितना इजी में हमको दिक्कत हो रहा है। विलियम विल्सन हंटर द्वारा संकलित इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? निम्नलिखित में से मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य आपका था ब्रिटिश भारत में एक व्यापार, प्रशासनिक एवं सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करना था। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा गलत होगा, कौन सा सही होगा, ये आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए, एक में डेविड हेयर ने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सहायता की थी, जो बिल्कुल सही है। एलेक्जेंडर डफ बंगाल में शैक्षिक सुधारों से जुड़े एक स्कॉटिश मिशनरी थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में तारक चंद्र चक्रवर्ती ब्रह्म सभा के पहले सचिव थे, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो आपका तीनों कथन जो है बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर। इसमें बोला था उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिएगा, तीनों कथन आपका सही होगा, याद कर लीजिएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो ये कथन 1 में 1820 के दशक में उत्तरार्धा और 1832 के दशक में बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच उभरा था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसके नेता प्रेरणा स्रोत हेनरी विलियम्स डेरोजियो थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इस आंदोलन ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों के काफ़ी प्रेरणा ली थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, तीनों कथन आपका सही हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंग क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो भूल गए होंगे भैया। यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में तीनों कथन आपका सही है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 की ओर। ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के अलग करने की दिशा में पहला कदम निम्नलिखित में से किसने उठाया था? तो बताइए, ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम निम्नलिखित में से किसने उठाया था? पहला कदम आपका लॉर्ड मेयो उठाए थे। ध्यान रखिएगा, कौन सा पहला कदम आपका? लॉर्ड मेयो उठाए थे। देखिए, 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की पहला योजना शुरू की, जिसके तहत फ्रांसीसी सरकारों और वरिष्ठ विभागों के लिए निश्चित अनुदान का प्रदान किए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 50 की ओर। बताइएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इसे क्वेश्चन का आंसर हमको बताने का मन नहीं करता भैया, लेकिन फिर भी बता देते हैं, समझे। इसे इतना इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं जानते होंगे तो भैया फिर तो दिक्कत है। तो यह युद्ध 1816 में सुगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ था। कौन नहीं जानता है बताइए। तो इस संधि के तहत नेपाल और काठमांडू के बीच ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार करने में असहमति दी थी, जो कि बिल्कुल सही है। कौन नहीं जानता है बताइए। तो देखिए, इसी में यह युद्ध बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे नेपाल में विलय कर लिया गया था। बिल्कुल सही नहीं है, ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा, क्या है? बिल्कुल आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, कथन 1 और 2 सही है, आप याद कर लीजिएगा। 3 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए कैसे लिखा है। प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं। देखिए, सूची 1 में बांध है, सूची 2 में आपका अवस्थिति है। बताइए, सिन्नार बांध, थोड़ा सा धुंधलापन दिख रहा भी है क्योंकि हम टैब में बना रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जूम करना पड़ता है। देखिए, सिन्नार बांध आपका किससे संबंधित है? सिन्नार बांध आपका जो है सो बुरू नील नदी पर आपका अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इनगा बांध आपका कहाँ अवस्थित है? तो इनगा बांध आपका जो है सो जायरे नदी पर अवस्थित है। कहाँ? जायरे नदी पर। बताइए, करीबा बांध आपका कहाँ, किस नदी पर आपका अवस्थित है? तो ये आपका ध्यान रखिए जावेजी नदी पर अवस्थित है। बताइए, कैजी बांध आपका
नाइजर नदी पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए भैया, बहुत आज तक हम जितना भी यूपीएससी का सेट करवा रहे हैं भैया, सबसे इजी सेट आपका आज आया है। इसमें तो आप लोग मारिएगा तो मर्दे बोलते हैं, सॉरी भैया, अगर आप लोग इसमें मारिएगा तो आप लोग 80-85 को मार दीजिएगा सही एकदम। हाल ही में चर्चा में रहे माउंट डुकोनो किस देश में स्थित हैं? तो हाल ही में चर्चा में रहे माउंट डुकोनो किस देश में स्थित हैं? बताइए किस देश में आपका स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में आपका अवस्थित है। ध्यान रखिए, हाल ही में चर्चा में रहे माउंट डुकोनो किस देश में अवस्थित है? तो इंडोनेशिया में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। चलिए, इसमें प्रमुख खाड़ियाँ हैं और अलग करता है। कौन सा खाड़ियों को कौन अलग करता है बताइए? रीगा की खाड़ी आपको किससे अलग करता है? रीगा की खाड़ी आपका जो है सबका एस्टोनिया और लाटविया को अलग करती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, बोस्निया की खाड़ी आपको किसको अलग करती है? तो ये आपका स्वीडन और फिनलैंड को आपका अलग करती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, बिस्का की खाड़ी आपको किसको अलग करती है? बिस्का की खाड़ी आपका फ्रांस और स्पेन को अलग करती है। तो इंग्लिश चैनल आपको ब्रिटेन और फ्रांस को आपका अलग करती है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर जो है। थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा आप लोग, हम तो सही करके दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बैकाल झील से निकलती है? बताइए कौन सा नदी बैकाल झील से आपको निकलती है? इस क्वेश्चन को बता देंगे तो भैया तो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। अंगारा नदी से आपको निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली मशरूम शैल निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो आपका अपघर्षण का परिमाण है। किसका? तो अपघर्षण का परिमाण है। माफ कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन हमको उतना समझ में नहीं आया था। बताइए, पूर्वी घाट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? पूर्वी घाट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में इसका विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, जो कि बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट से संबंधित, यहाँ ध्यान दीजिए, पूर्वी घाट से संबंधित बोल रहा है। इसका विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा से अधिक है, बिल्कुल आपका अधिक नहीं है। पूर्वी घाट की कंटीले शिखर तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट से संबंधित कथन 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, प्रश्न नंबर 57 की। भारत का कौन सा राज्य में बिझिंझाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन से स्थित है? बताइए, भारत के कौन सा राज्य में बिझिंझाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पतन स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पतन आपका स्थित है, तो ये आपका केरलम में है। कहाँ है आपका? केरलम के नहीं है, केरलम सॉरी, यहाँ केरल में है भैया। ध्यान रखिएगा, इसका नाम अभी चेंज हो गया हाल में, जो कि आपका केरल से केरलम कर दिया गया है। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए, भारत ने 9 राज्य तथा 4 केंद्रशासित प्रदेश की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी है। क्या आपका ये सही सुमिलित है? क्या आपका ये सही सुमिलित है? तो ये जो है सबका बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश का पुदुचेरी एक ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जहाँ 2 राज्य फैला हुआ है, बिल्कुल गलत है। क्षेत्र की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक आपका इसमें सही है। याद रखिएगा, भारत ने 9 राज्यों तथा 4 केंद्रशासित प्रदेश की सीमा समुद्री तटरेखा से लगी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, समझ में नहीं आ रहा फिर भी पढ़ दिए हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इसमें सही है आप लोग को विचार कीजिए। तो इसमें सही आपका कोई भी नहीं है, आप लोग को इसको स्किप करना है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी आपका सही सम्मिलित नहीं है। 60वां प्रश्न देखिए, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला उच्च वायुदाब क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? बताइए, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला उच्च वायुदाब क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है? तो ये आपका मेगाडास्कर से पूर्व में। मेगाडास्कर के पूर्व में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में। ध्यान में रखिएगा। देखिए, मेगाडास्कर से पूर्व दक्षिण हिंद महासागर में मेगाडास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर एक अस्थायी उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ की स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, प्रश्न नंबर 61 की ओर। बताइए, कैबिनेट में निम्नलिखित कौन सी शामिल है? बताइए, कैबिनेट में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? बताइए, कैबिनेट में कौन आपका शामिल होते हैं? तो ये आपका होता है कैबिनेट रैंक वाले मंत्री। कैबिनेट
रैंक वाले मंत्री। कैबिनेट में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो कैबिनेट रैंक वाले मंत्री सिर्फ इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, संघ के मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिएगा, संघ के मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बने रहते हैं। कहाँ ये? तो आपका देखिए, मंत्री राष्ट्रपति प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बने रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा था क्या बोल रहा, संघ की मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? बाकी ए गलत है, बी गलत है, डी भी गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर कितना पे? 63 पे। चलिए उतना साफ से नहीं दिख रहा भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। बताइए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका इसमें गलत है। यहाँ देखिए असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है, यानी कि कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में आपका है, उनके कार्यकाल प्रशासनिक व्यय संसद के मतदान के अधीन होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बाकी जब भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के संबंध में जब कथन 1 आपका गलत है तो वास्तव की बात अभी है, तो 2 और 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अरे नहीं यार, एक सेकंड रुकिए भैया, एक सेकंड भैया, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए हमको। केवल एक असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए, उनके कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय संसद के मतदान के अधीन होते हैं, ये नहीं, ये तो आपका बिल्कुल एक आपका गलत है। और 2 देखिए आपका है, पद छोड़ने के बाद भारतीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्य पद का पात्र नहीं होते, ये बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है आपका। इसमें बोले तो कौन सा आपका गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सिर्फ एक आपका गलत है। अगर थोड़ा सा कहीं अगर मिस्टेक हुआ होगा भैया, तो हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। गलती हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट में कुछ उल्टा सीधा बात नहीं बोलिएगा भैया प्लीज़। क्या बोल रहे हैं, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना अनुच्छेद दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ है मिलान करने वाला। चलिए मिलान कर बताइए, अनुच्छेद 26 आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 26 जो है सो आपका देखिए धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता से आपका संबंधित है। ध्यान रखिएगा। बताइए अनुच्छेद 40 आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका ग्राम पंचायतों से का संगठन से आपका संबंधित है। तो अनुच्छेद 98 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 98 आपका जो है सो संसद का सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 239 आपका केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा भैया। अनुच्छेद 26 आपका धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से आपका संबंधित है। अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों का संगठन से आपका संबंधित है। अनुच्छेद 98 आपका संसद का सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 239 आपका केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से आपका संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 के। बताइए भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है? बताइए 3य अनुसूची में कौन सा प्रावधान शामिल है? तो देखिए आपका संघ मंत्री के पद की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, ये जो है आपका 3य अनुसूची में सम्मिलित है, बिल्कुल सही सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, ये आपका 3य अनुसूची में प्रावधान में शामिल है। ध्यान रखिएगा। देखिए 3 में आपका है, 3 में आपका भारतीय राष्ट्रपति का पद शपथ का प्रारूप, ये आपका जो है 3य अनुसूची में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा। संसद का सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी जो है आपका 3य अनुसूची में प्रावधान में शामिल है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो 1, 2 और 4 आपका बिल्कुल सही है। 1, 2, 4 कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। तो राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति इसे किसी भी समय बिना संसद की स्वीकृति से रद्द कर सकते हैं। कहाँ है आपका? ये राष्ट्रपति इसे किसी भी समय बिना संसद की स्वीकृति से रद्द कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है?
बताइएगा कौन सा कथन सही है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायत के ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी सीटों के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भारी जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पंचायत ग्राम के मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी सीटों के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। थोड़ा सा नीचे आ जाओ भैया। 69वां प्रश्न देखिए, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा। देखिए विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। याद रखिएगा। राज्य विधान परिषद परिषद के संबंध में कथन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 70। बताइए सबसे इजी क्वेश्चन देखिए भैया अभी आपको आया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो आपका अनुच्छेद 343 देता है। कहाँ है अनुच्छेद? आपका ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंध में वर्णन किया गया है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। चलिए इसका आंसर भी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर बार हम देखिए 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो इस बार ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा है। थोड़ा सा इसको कर देते हैं। चलिए 72 नंबर का आंसर आप लोग 71 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। बताइए व्यय या प्राप्ति के प्रकार को उनके सही उदाहरण से सम्मिलित कीजिए। क्या बोल रहा है? व्यय या प्राप्ति के प्रकार को उसके सही सहायता से सम्मिलित कीजिए। चलिए सही सम्मिलित करना आप लोग को। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा राजस्व व्यय। राजस्व व्यय आपका हो जाएगा दो में जगह आंतरिक ऋण पर ब्याज भुगतान। मतलब पूंजीगत व्यय आपका हो जाएगा विदेशी सरकारों के लिए दिए गए ऋण। ध्यान रखिएगा। पूंजीगत प्राप्ति आपका हो जाएगा ऋणों की वसूली। ध्यान रखिएगा। देखिए राजस्व प्राप्ति आपका जो है जीएसटी संग्रह। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए एक बारी। अगला 73 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना मॉडलों को उनके प्राथमिक फोकस यानी लक्ष्य के साथ सम्मिलित कीजिए। बताइए पंचवर्षीय योजना मॉडल और उनके प्राथमिक फोकस यानी कि लक्ष्य के साथ सम्मिलित कीजिए। क्या मॉडल राजनीति है, प्राथमिक फोकस है? बताइए हैरोल्ड डोमर का प्राथमिक फोकस क्या है? तो ये इनका फोकस है, आपका ध्यान में रखिएगा, बुनियादी ढांचा का बचत। ध्यान रखिएगा। बताइए महालनोबिस का प्राथमिक फोकस आपका क्या है? तो महालनोबिस का प्राथमिक है तो भारी औद्योगिकरण। ध्यान में रखिएगा। देखिए राव मनमोहन ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आर्थिक उदारीकरण। ध्यान रखिएगा। बताइए गार्ड गिल रणनीति आपका हो जाएगा निर्यात संवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भर। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भैया आज तक हम अभी तक पढ़ाएं, कहीं भी गलत हम नहीं पढ़ाएं, लेकिन गलत एक आग हो जाता है इसलिए क्योंकि सोल्यूशन में ही गलत दिया रहता है, तो उसमें देखिए भी कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोग को पता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या अभिकथन है? कथन भी तो कहीं दिए होगा। देखिए अभिकथन में क्या है आपका? अभिकथन ये अरे यार का आर तो ये नहीं है इसमें। देखिए अभिकथन एक में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 अप्रैल से दिसंबर 2025 की ओर मुद्रास्फीति कोर लगातार बनी रही, भले ही समग्र खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 1.7% ऐतिहासिक नीचे स्तर पर आ गई थी। देखिए कारण आर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या आपका अभिकथन एक आपका सही है? पहले बताते जाइएगा क्या अभिकथन एक आपका सही है। तो अभिकथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में यह उच्च कोर कि मुद्रास्फीति अंतर्राष्ट्रीय यह उच्च कोर मुद्रास्फीति अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनावों के कारण सोने और चांदी की वैश्विक कीमतों पर नियंत्रण उछाल के कारण थी। कारण आर भी जो है आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा ए और आर आपका दोनों सही है और आर जो है एक आपका सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रश्न नंबर आज का आखिरी प्रश्न होगा भैया। आज का प्रश्न नंबर 75 की ओर बताइए। देखिएगा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित पूर्वादय विकास ढांचे के संदर्भ में सरकार के एकीकृत पूर्वी घाट औद्योगिक गलियारे के तहत एक
सुव्यवस्थित नोड की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो आपको दुर्गापुर में किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए इसको हमको क्लियर नहीं दिखा भैया, क्योंकि हम टैब में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जूम करना पड़ता है, इसलिए उतना समझ में नहीं आया हुआ। हो सकता है आपको मोबाइल में देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बजट के तीसरे प्रमुख आर्थिक कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के तहत केंद्र सरकार के क्या पूर्वोदय राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे पूर्वी राज्यों के लिए विशेष बुनियादी ढांचे का कनेक्टिविटी प्रोत्साहन की शुरुआत की। ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया।